फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके से होती है, जहां कुछ कनेडियन सैनिक हाइना रोड नाम के इलाके की रेकी कर रहे हैं। तभी उनकी नज़र पहाड़ की तरफ जाती है, जहां एक आदमी को बम ले जाते हुए देखते हैं। ये एक तालिबानी मिलिटेंट होता है जो एम्बुश लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरे को देखते ही सैनिक तुरंत उस पर गोली चला देते हैं और वह आतंकवादी मौके पर ही मारा जाता है। इसके बाद सैनिक बेस पर लौटने के लिए अपने काफिले का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी टीम में शामिल रायन की नज़र सड़क पर पड़े कुछ काले धब्बों पर जाती है। ये धब्बे दिखने में तो मामूली थे, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन पर कुछ भी मामूली नहीं होता। रायन को शक होता है और वह तुरंत काफिले को रुकने का आदेश देता है। वह स्नाइपर को निर्देश देता है कि हर काले धब्बे पर एक एक करके फायर करे। अब स्नाइपर एक एक करके पहले दो धब्बों पर गोली चलाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी तीसरे स्पॉट पर गोली लगते ही एक जोरदार विस्फोट होता है और पूरी सड़क हिल जाती है। अब साफ हो चुका था कि वह धब्बा एक लैंडमाइन का था और अगर वे आगे बढ़ जाते तो पूरा काफिला उड़ सकता था। लैंडमाइन के फटते ही दुश्मन अचानक अलग अलग दिशाओं से सामने आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे पहले से ही घात लगाए बैठे थे। गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है और सैनिकों को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। तालिबानियों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए इन्हें वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। पीछे हटते हुए उन्हें रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। क्योंकि खुले मैदान में लड़ने से कहीं बेहतर था कि वे गांव के अंदर पोजीशन लेकर दुश्मनों का सामना करें, इसीलिए वे गांव के अंदर जाने का फैसला करते हैं। गांव में घुसते ही वे बेहद सावधानी से हर घर और गली की तलाशी लेते हैं। तभी उनका सामना एक बुजुर्ग व्यक्ति से होता है, जिसकी एक आंख नीली और दूसरी भूरी है। वह बिना घबराए एक ग्रेनेड उठाकर दूर फेंक देता है। रायन तुरंत बेस पर संपर्क करता है और बताता है कि वे एक ऐसे बुजुर्ग के सामने खड़े हैं जिसकी एक आंख नीली और दूसरी भूरी है। यह सुनते ही कैप्टन पीट दोबारा कंफर्म करने के लिए कहता है और रायन वही बताता है कि उसकी आंखें अलग अलग रंग की हैं। अब वह बुजुर्ग उन्हें अपने घर के अंदर आने का इशारा करता है। रायन अपने साथियों को अंदर चलने का आदेश देता है और घर के अंदर जाकर सैनिक अपने हथियारों को दोबारा लोड करते हैं। तभी अचानक कुछ बच्चे हाथों में खाने की प्लेट लेकर कमरे में एंटर होते हैं। यह बात उन्हें थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक यहाँ गोलियां चल रही थीं और अब सामने मासूम बच्चे खड़े थे। उधर तालिबानी पूरे गांव को चारों तरफ से घेर चुके थे और तभी अचानक बुजुर्ग के बिल्कुल पास एक धमाका होता है, जिससे दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और दुश्मनों के लिए रास्ता बन जाता है। अब सैनिकों को लगने लगता है कि यह उनका आखिरी पड़ाव हो सकता है। तभी बुजुर्ग घर से बाहर निकल जाता है और गोलियों के चलने की आवाज आती है। सैनिकों को लगता है कि तालिबानियों ने उसे मार दिया है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से वापस आता है और सब कुछ शांत हो जाता है। बाहर जितने भी तालिबानी थे, मानो वे सभी कहीं गायब हो गए हों। सैनिक अभी भी समझ नहीं पाते कि आखिर अभी हुआ क्या, जिसके बाद वे सुरक्षित यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में जनरल बशीर दाऊद खान और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में बीडी के कहेंगे। वह हाइना रोड के निर्माण पर चर्चा कर रहा था। बीडी के एक पावरफुल आदमी है जिसकी अपनी निजी सेना है। जनरल को उम्मीद है कि बीडी के हाइना रोड के निर्माण का समर्थन करेगा, क्योंकि यह सड़क तालिबान फोर्स के सेंटर तक रास्ता बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो बीडी के मना करता है, लेकिन बाद में वह और उसका बेटा समर्थन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर वे हाथ मिलाकर बैठक को खत्म करते हैं। बैठक के बाद पीट एक महिला सैनिक से बीडीके के व्यवहार पर चर्चा करता है, क्योंकि उसे बीडीके पर पूरा भरोसा नहीं है। इसके बाद पीट बेस पर जाने की बात करता है। रास्ते में वह सिकंदर महान का उदाहरण देता है। वह कहता है कि सिकंदर ने अफगानिस्तान जीतने की कोशिश की थी। उसकी मां ने उसे पत्र लिखकर कहा था कि वह वहां सफल नहीं हो पाएगा। जवाब में सिकंदर ने वहां की मिट्टी का एक थैला भेजा था। बाद में उसकी मां को समझ आया कि वहां की जमीन पर लड़ना कोई आसान बात नहीं है और यही कारण है कि उस जगह को जीतना आसान नहीं था। बेस पहुंचने पर रायन जैन के पास जाता है, जो अकेले बैठकर खाना खा रही होती है। दोनों के बीच एक छुपा हुआ रिश्ता है जिसे वे ड्यूटी के कारण जाहिर नहीं कर सकते। तभी पीट दूसरी मेज से उठकर रायन के पास आता है और वह रायन को बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। टेंट के बाहर पीट उसे बताता है कि वह पहले हुई मुठभेड़ की हर बात सुन रहा था। उसे पता है कि रायन और जैन के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद वह रायन को समझाता है कि गांव में उस अजीब आंखों वाले बुजुर्ग ने जो किया वह एक पुरानी कबीलाई रस्म थी जिसे वे पनाह कहते हैं, यानी कि आए हुए मेहमान की रक्षा करना, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों न चली जाए। फिर वह रायन से उस बुजुर्ग की पहचान करने में मदद मांगता है क्योंकि वह कोई साधारण आदमी नहीं लगता। फिर उस रात रायन और जैन चुपचाप बैठकर बातें करते हैं। जैन धीरे से कहती है कि भले ही वे एक दूसरे के लिए बने हों, लेकिन अभी उन्हें रुकना चाहिए। सेना के नियम सख्त हैं और अगर उनका रिश्ता उजागर हुआ तो दोनों का करियर खतरे में पड़ सकता है। रायन उसकी बात बिना किसी बहस के मान लेता है। दोनों जानते हैं कि ये फैसला सही है। फिर अगले दिन एक सैनिक एक पत्रकार को समझाता है कि सैनिकों के साथ रहते समय क्या करना चाहिए, जैसे कि स्थानीय महिलाओं को घूरकर नहीं देखना है, बिना उनसे पूछे फोटो नहीं लेना है और गोलीबारी शुरू होते ही जमीन पर गिर जाना है। इसके बाद पीट और रायन एक ट्रांसलेटर के साथ उसी गांव में जाते हैं। वे वहां के एक बुजुर्ग आदमी से उस अजीब आंखों वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि गांव में वही अकेला बूढ़ा है। फिर वह बताता है कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे हैं वह कोई इंसान नहीं है बल्कि एक घोस्ट है, और अगर वह जिंदा है तो शायद कंधार में होगा। गांव से निकलते ही पीट सीधे अपने मुखबिर हाजी के पास जाता है, जिसे लोग दी क्लीनर कहते हैं। हाजी शांत स्वभाव का लेकिन बहुत चतुर आदमी है। वह पुष्टि करता है कि घोस्ट सचमुच वापस आ गया है और उसके अंकल ने अगले दिन मुलाकात तय कर दी है। उधर रायन अपनी टीम को बताता है कि वह अगले दिन एक विशेष मिशन पर जा रहा है, लेकिन उसी समय एक बुरी खबर भी देता है और बताता है कि 2 अज्ञात सैनिकों को तालिबान ने जिंदा पकड़ लिया है। ये सुनते ही टीम में सन्नाटा छा जाता है। एक सैनिक गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि यहाँ जिंदा पकड़ा जाना मौत से भी बदतर माना जाता है। अब अगले दिन वे रेगिस्तान के बीच रुककर आगे बढ़ने के सिग्नल का इंतजार करते हैं। यहाँ माहौल काफी तनावपूर्ण होता है, इसीलिए पीट ट्रांसलेटर से म्यूजिक को तेज करने के लिए कहता है और कुछ ही पलों में सैनिक हंसने और हल्का फुल्का नाचने लगते हैं। यह पल असली जंग से चुराया गया एक छोटा सा सुकून था। फिर काफिला कंधार की ओर बढ़ जाता है और मंजिल के करीब पहुंचने से पहले पीट चुपके से दी क्लीनर को रास्ते में उतार देता है। वह रायन से कहता है कि हाजी जितना बहादुर है उतना ही भरोसेमंद भी है। अगर हालात बिगड़े तो वही उनका सहारा होगा। आखिरकार वे एक घर में एंटर होते हैं जहां वह बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद ये चारों लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। पीट उसे गांव में की गई मदद के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग मना कर देता है। वह कहता है कि बिना मकसद जाने पैसा लेना मूर्खता है। तब पीट उसे रेगिस्तान के शेर की कहानी सुनाता है, जो एक महान योद्धा हुआ करता था और ऐसी अफवाह है कि वह बरसों बाद लौट आया है। जिसके बाद पीट उसे अपना कॉलिंग कार्ड भी देता है और कहता है कि अगर उस योद्धा के बारे में कोई खबर मिले तो कांटेक्ट करे। बुजुर्ग के जाने के बाद पीट धीरे से रायन को बताता है कि वही असली रेगिस्तान का शेर है और लोग उसे घोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सोवियत कब्जे के दौरान कई बार घायल होने के बाद भी दुश्मन उसे कभी मार नहीं पाए। वह हर बार मौत को चकमा देकर लौट आता था। घर से निकलते वक्त पीट उसे बताता है कि ये आदमी उनके लिए कीमती साबित हो सकता है क्योंकि तालिबानी भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अचानक उनकी कार पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका तालिबानियों ने किया था, लेकिन अंदर मौजूद वे तीनों बैठे बच जाते हैं। जिसके बाद पीट तुरंत रेडियो तोड़ देता है और गाड़ी के अंदर ग्रेनेड फेंककर उसे उड़ा देता है ताकि दुश्मन उसे इस्तेमाल न कर सकें। अब वे तंग गलियों में दौड़ते हुए पोजीशन बदलते हैं, जबकि छतों पर दुश्मन जमा हो चुके थे। रास्ते में कुछ हमलावरों को पीछे धकेलते हुए वे आगे बढ़ते हैं और कुछ हमलावरों को खदेड़ने के बाद अचानक उनकी मुलाकात क्लीनर से होती है, जो समय से ट्रक लेकर पहुंच जाता है। ये तीनों बिना समय गवाए ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं और गोलियां चलाते हुए यहाँ से बच निकलते हैं। हाजी बताता है कि जैसे ही उसने गोलियों की आवाज सुनी तो वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ा था। बेस पर लौटकर पीट और रायन इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने बिना किसी नुकसान के 17 तालिबानियों को मार डाला। लेकिन पीट अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अपना नजरिया सामने रखता है। वह कहता है कि अफगानिस्तान को बदलने का सपना कई ताकतवर देशों ने देखा, लेकिन यहाँ की जमीन हर बार बाहरी इरादों को निगल जाती है। अगले सीन में पीट फिर हाजी से मिलता है। वह इस बात से उलझन में है कि घोस्ट मिलने आया लेकिन कुछ बोले बिना चला गया।
इसीलिए पीट हाजी से कहता है कि उस गांव की जमीन और वहां रहने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटाए। हाजी बिना सवाल किए काम पर लग जाता है। इसके बाद पीट अपने एक सैनिक से गांव से जुड़ी पूरी घटनाओं के बारे में भी पूछताछ करता है। उधर हाजी सरकारी ऑफिस पहुंचकर बीडीके का इतिहास खंगालता है और फोन पर पीट को बताता है कि जिस जमीन पर वह गांव बसा है वह बीडीके की संपत्ति है। यह सुनकर पीट तुरंत उसे बेस पर आने को कहता है। उधर जैन को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर के कमरे में बैठी होती है। फिर जांच के बाद डॉक्टर स्क्रीन की ओर इशारा करती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और ये देखकर जैन परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में पीट दोबारा हाजी से मिलता है। ये तीनों आपस में बैठकर बात करते हैं और पता चलता है कि बीडीके अपनी जमीन किसानों को पट्टे पर देता है और जो समय पर भुगतान नहीं कर पाते उनसे वह जमीन और सम्मान दोनों छीन लेता है। उन किसानों में से एक गोश्त का बेटा भी है जो अभी तक बीडीके का कर्ज नहीं चुका पाया है। इसका मतलब है कि गोश्त की वापसी किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए है। अगली सुबह रायन के लोग अपने हथियार और बाकी इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं। वे गांव के पास पहाड़ियों पर पोजीशन लेते हैं जहां से वे इस पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं। शुरुआत में तो सब शांत रहता है, फिर अचानक बीडीके का काफिला गांव के गेट पर पहुंचता है। उसके आदमी सीधे गोश्त की पोतियों को किडनैप कर लेते हैं। ये देखकर एक स्नाइपर तुरंत गोली चलाने की परमिशन मांगता है, लेकिन पीट आदेश नहीं देता। वह कहता है कि जब तक हथियार ना दिखें तब तक गोली मत चलाना। अब ना चाहते हुए भी स्नाइपर को पीट के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और वह गोली नहीं चलाता। इस घटना के बाद रायन गुस्से में कम्युनिकेशन रूम छोड़ देता है। जैन उसके पीछे जाती है और समझाती है कि वे नियमों और आदेशों से बंधे हैं। तभी पीट भी बाहर आ जाता है और कहता है कि बच्चों को बेचकर भी बीडीके अपना पैसा वसूल कर सकता है। वह यह बात भी बताता है कि उन्होंने दखल इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीडीके उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट है। इसके बाद वे दी क्लीनर से मिलते हैं जो बताता है कि गोश्त इसका बदला एक पुरानी कबीलाई रस्म के अनुसार लेगा। पीट रायन को गोश्त और बीडीके की पुरानी दुश्मनी का इतिहास समझाता है। जब वे दोनों कभी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाली ताकत का हिस्सा थे, तभी से उनके बीच टकराव हुआ था। पीट का मानना है कि बीडीके को मारा जाना चाहिए क्योंकि वह भ्रष्ट और खतरनाक है, लेकिन यह काम सिर्फ गोश्त ही कर सकता है ताकि मामला राजनीतिक ना लगकर निजी बदले जैसा दिखे। वह रायन को यह भी बताता है कि वे एक सेफ हाउस में गोश्त से मिलेंगे। अगले सीन में गोश्त को एक फोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी पोतियों को किडनैप कर लिया गया है। ये खबर सुनकर वह गुस्से और दुख से भर जाता है, जिसके बाद वह अपने आदमियों को भेजकर बीडीके के लड़के को किडनैप करवा लेता है और उसे सीधे गोश्त के सामने पेश किया जाता है। अब थोड़ी देर बाद बीडीके को भी एक वैसा ही दर्दनाक कॉल मिलता है और वह भी गुस्से में तिलमिला उठता है। उधर जैन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चिंतित थी। वह रायन को अल्ट्रासाउंड दिखाती है और बताती है कि वह गर्भवती है। रायन अल्ट्रासाउंड को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज है जो उसने कभी देखी है। जैन उससे पूछती है कि क्या वह इस बच्चे को चाहता है। रायन साफ जवाब देता है कि हाँ वह चाहता है। ये सुनकर जैन भावुक हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि रायन अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे न हट जाए। इसके बाद पीट और क्लीनर सेफ हाउस में गोश्त से मिलते हैं। दूसरी ओर रायन अपने आदमियों को ब्रीफ करता है कि अगर सेफ हाउस में मीटिंग के दौरान कोई टकराव होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सेफ हाउस के अंदर पीट गोश्त को पैसे देता है और कहता है कि वह चाहता है कि हाइना रोड के उद्घाटन समारोह में वह शामिल हो। गोश्त कहता है कि मैं अंगूर बेचने वाला एक मामूली किसान हूँ, इसीलिए वह आने से इनकार कर देता है। पीट फिर भी उस पर आने के लिए जोर देता है और बताता है कि वहाँ बीडीके भी आएगा। ये सुनकर गोश्त का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बताता है कि मैं बीडीके को बचपन से जानता हूँ और कहता है कि समारोह में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फिर उस रात रायन जैन से एकांत जगह पर मिलता है। वह कहता है कि अगर वे इस मिशन से जिंदा लौटे तो वह उससे शादी करना चाहता है। जैन भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है और साथ ही उसे आने वाले मिशन में सावधान रहने के लिए कहती है। रायन वादा करता है कि वह पूरी सावधानी बरतेगा। अगले दिन जर्नल का काफिला उद्घाटन समारोह की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ रायन और उसके आदमी उस पहाड़ पर पोजीशन लेते हैं जहां से सेफ हाउस और समारोह दोनों पर नजर रखी जा सकती है ताकि पता चल सके कि बीडीके किस तरफ जाने वाला है। कुछ देर बाद सड़क पर उसका काफिला दिखाई देता है। वह समारोह की ओर ना जाकर बल्कि सेफ हाउस की तरफ मुड़ता है।
जिसके बाद पीट तुरंत एक डिपार्टमेंट को कॉल करता है और बीडीके का फोन हैक करने के लिए कहता है ताकि उनके बीच हो रही बातों को सुना जा सके। पहली कोशिश तो नाकाम रहती है, लेकिन दूसरी बार में बीडीके का फोन हैक कर लिया जाता है। सेफ हाउस पहुंचते ही घोस्ट बाहर आता है और सीधे बीडीके का सामना करता है। पीट और बाकी लोग एक ट्रांसलेटर के जरिए उनकी बातें सुनते हैं। घोस्ट बीडीके पर अपने सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाता है। बीडीके कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरी जमीन का किराया नहीं चुका सका, जिसके बाद घोस्ट उसे $5000 देता है और अपनी पोतियों की वापसी की मांग करता है। बदले में बीडीके भी अपने बेटे को मांगता है, लेकिन घोस्ट उसके बेटे का कटा हुआ सर लौटाता है। यह देखकर बीडीके बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में घोस्ट पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी पहाड़ पर बैठा रायन गोली चलाने की परमिशन मांगता है, लेकिन पीट बार बार मना करता है और आदेश देता है कि गोली ना चलाई जाए। लेकिन रायन आदेश को नहीं मानता और ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे बीडीके को जाकर लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर उसके बाकी साथी भी भाग खड़े होते हैं, लेकिन पोजीशन छोड़ते समय पीट रायन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुमने क्या कर दिया है। अब टीम गांव की ओर बढ़ती है, जहां घोस्ट भी उनके साथ मौजूद रहता है, लेकिन वहां दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठे थे और दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है। रायन, उसकी टीम और घोस्ट वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक गोली उसके साथी के फेस पर आकर लगती है और वह वहीं मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग एक घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंडमाइन पर पैर पड़ते ही धमाका हो जाता है और उसके 2 और साथी मारे जाते हैं। घोस्ट इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं। अब ये सब एक घर के अंदर घिर जाते हैं, जहां से बचकर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। रायन की टीम में वह अकेला ही जिंदा बचा था, इसीलिए वह अपने ही लोकेशन पर आर्टिलरी स्ट्राइक करवाने का फैसला करता है। कम्युनिकेशन रूम में बैठी जैन ये सुनकर बेचैन होने लगती है और उसे बार बार ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन रायन के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए रेडियो पर वह जैन से माफी मांगता है और अपने आखिरी समय में घोस्ट से कहता है कि वह पिता बनने वाला है। फिर कुछ ही सेकंड बाद तोपों से गोले दागे जाते हैं, जो उस पूरे एरिया को राख कर देते हैं। लेकिन इस स्ट्राइक में रायन और उसके सभी साथी भी मारे जाते हैं। इस घटना से जैन को भारी दुख पहुंचता है और वह पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद फिर सैनिक बच्चों से भरे एक घर पर छापा मारते हैं और घोस्ट की पोतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, जिन्हें बेचने के लिए उसने पिंजरे में कैद कर रखा था। और इस पूरे ऑपरेशन में क्लीनर का अहम रोल रहता है, जो बाद में काबुल चला जाता है। फिर बेस पर शहीद सैनिकों के लिए अंतिम संस्कार समारोह होता है, जहां सभी ऑफिसर्स उनके बलिदान पर उन्हें सम्मान देते हैं। जैन भी भारी मन से रायन को आखिरी अलविदा कहती है। उधर घोस्ट का बेटा भी अपनी बेटियों के साथ अपने पिता की कब्र पर जाकर उन्हें अंतिम विदाई देता है और